बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 11.3 के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। बच्चों आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 11 विविध प्रश्नावली के उदाहरण संख्या 26 से लेकर के उदाहरण संख्या 28 तक के उदाहरणों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं उदाहरण संख्या 26 और इसको हम हल करते हैं। बच्चों इस विविध प्रश्नावली के उदाहरण और प्रश्न दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्न सम्मिलित होते हैं। तो बच्चों इसके प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिएगा उदाहरण संख्या 26। अब इसमें दिया है कि एक रेखा और एक घन, एक रेखा है और एक घन है, और घन के विकिरण के साथ में अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। ये रेखा इस घन के विकिरण के साथ में कौन कौन से कोण बनाती है? अल्फा बीटा गामा और डेल्टा कोण बनाती है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा बराबर 4/3 होता है। ये हमें सिद्ध करना है। अब बच्चों इसी को एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 8/3। सेम क्वेश्चन है। अब ये कैसे आएगा उसकी भी अपन बात कर लेंगे। ये आने के बाद में ये आता है तो अपन इसकी भी बात कर लेंगे। तो बच्चों देखिएगा, यहां पे हमें दिया है एक रेखा और एक घन, और घन के भी विकिरण के साथ में कौन बनाती है ये रेखा। तो बच्चों इस रेखा के अपन मान लेते हैं दिक् कोज्याएं है L M N, और इसी प्रकार से विकिरण, तो घन के जो विकिरण होते हैं यहां पे विकिरण की संख्या होगी 4 होगी। इसलिए ये जो रेखा है 4 विकिरण के साथ में कौन बनाएगी? पहले विकिरण के साथ में अल्फा, दूसरे के साथ में बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा। इसलिए यहाँ पे ये भी दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, क्योंकि इसमें विकिरण की संख्या कितनी है? 4 है। इसलिए पहले विकिरण के साथ में अल्फा, दूसरे विकिरण के साथ में बीटा, ऐसे ही गामा और डेल्टा कौन बनाती है। अब विकिरणों की संख्या 4 कैसे होती है उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये अपने पास में एक घन है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, ये सबको पता है। और घन है एक समकोणीय षटफलकीय होता है। अब मान लेते हैं ये अपने पास में एक घन है। अब इस घन के पास में, अब देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है, इसके विकिरण की संख्या की बता करते हैं कि 4 कौन सी होती है। तो मान लेते हैं ये मूल बिंदु पे है, ऐसे अपन इसको रखते हैं। तो यहाँ से ये अपने पास में घन दिया हुआ है। तो इस घन में जो पीछे की साइड में अपना हिस्सा है, मान लेते हैं ये पीछे वाला हिस्सा है, तो पीछे वाला ये 0 A B C, और इसी प्रकार से यहाँ से बात करेंगे D E F G। तो बच्चों इसमें जो विकिरण होंगे, विकिरण होगी एक यहां से लेकर के एक यहां का सिरा होगा, दूसरा इसके अपोजिट सिरा ये होगा, अर्थात एक विकिरण की संख्या होगी इसमें OE, और इसी प्रकार से दूसरा होगा, अपने माना यहां से कि 0 A B C, इसी प्रकार से यहां पे अपने माना था कि D E F G। तो दूसरा विकिरण होगा अपने पास में A F। कहां से? यहां से स्टार्ट होगा, तो ये दूसरा वाला सिरा इस यहां तक जाएगा। इसी प्रकार एक यहां से स्टार्ट होगा, दूसरा वाला इधर से स्टार्ट होगा, तो इसके अपोजिट साइड में जाएगा। तो अपने बात कर लेते हैं BG, और इसी प्रकार से एक होगी CD। ये इसके 4 विकिरण होंगे। इस प्रकार से इस विकिरण के 4 विकिरण होगी, इस घन की 4 विकिरण होगी। अब बात करते हैं इसके निर्देशांक की। तो देखिएगा ये मान लेते हैं मूल बिंदु है, और यहां पे ये A है,
जो अभी बात किया था हमने, यहाँ से अभी बात किया था आपको कि ये 0 है, ये A है, ये B है, ये C है, उसके हिसाब से फिर अपन उसके पीछे के हिस्से की बात करेंगे तो यहाँ पे D E F G, तो यहाँ पे अब दीजिएगा ये 0 है, ये E है, तो एक विकिरण तो हो गया अपने पास में OE। इसी प्रकार दूसरा अपन बात करेंगे, एक यहाँ से O से के पीछे, यहाँ से O से आ जाएगा और इसके अपोजिट साइड में जाएगा, दूसरा अपने बात करेंगे AF, और इसी प्रकार से BG, और इसी प्रकार से CD। ये अपने 4 विकिरण होंगे, और ये 4 विकिरण उस रेखा के साथ में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा कोण बनाती है। अब देखो यहाँ पे ये XX है, तो इस बिंदु के निर्देशांक, इसको अपने A लिया है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ पे Y और Z 0 है, 0 0 है, इसलिए यहाँ के निर्देशांक A 0 0। इसी प्रकार ये यहाँ पे देखिए अपन B की बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ये YX है, तो YX पे क्या होगा, और X और Z 0 होंगे, तो ये X और Z 0, और यहाँ पे A लिया क्योंकि इसकी सभी भुजाएं A साइज की लिया है। इसी प्रकार से अपन बात कर लेते हैं बच्चों C बिंदु की, तो C बिंदु कहाँ पर है, C बिंदु Z पे है, इसलिए वहाँ पे X और Y 0 0 है, तो इसके निर्देशांक 0 0 A हो गया। इसी प्रकार अब यहाँ पे देखो ये कौन से तल में है, ये YZ तल में है, अर्थात यहाँ पे X 0 है, तो यहाँ पे इसके निर्देशांक हो गए 0 A A। और इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये कौन से तल में है, ये XZ तल में है, तो यहाँ Y 0 होगा, तो इसलिए A 0 A। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये कौन से तल में है, XY तल में है, अर्थात यहाँ पे AA 0 होगा। और बच्चों इसके निर्देशांक E बिंदु है, इसके निर्देशांक है अपने पास, मान लेते हैं AA और A है। अब बच्चों ये विकिरण है, तो इन विकिरणों की भी अपन दिक्कोजय निकाल लेते हैं, तो देखिएगा विकिरण OE की दिक्कोजय, और दिक् कोसाइन कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ये अपने पास A बिंदु है और ये B बिंदु है, A बिंदु के निर्देशांक x1 y1 z1 है, इसी प्रकार से B बिंदु के निर्देशांक x2 y2 z2 है। तो अपन जानते हैं कि x2 माइनस x1 तो दिक् अनुपात होते हैं, अपॉन ये बीच की दूरी AB अगर उसका भाग देते हैं तो ये क्या बन जाता है, दिक्कोजय। इसी प्रकार से y2 माइनस y1 अपॉन AB, और इसी प्रकार से z2 माइनस z1 अपॉन AB, ये क्या कहलाएगी, उसकी दिक्कोजय, इस रेखा AB रेखा की दिक्कोजय। तो इसी प्रकार से अपन कौन सी रेखा, जो रेखा है अपनी OE, जिसको अपन नाम दिया है विकिरण, क्योंकि ये विकिरण ही है, घन का विकिरण, उसकी अपन निकाल लेते हैं दिक् कोसाइन। तो देखिएगा इसकी बात करते हैं, तो O बिंदु के निर्देशांक, O बिंदु के निर्देशांक देखिए यहाँ पे O बिंदु के निर्देशांक है 0 0 0, तो यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि मूल बिंदु है 0 0 0। इसी प्रकार E बिंदु के निर्देशांक वो हमें पता है A A A है, इसलिए OE रेखा के दिक् कोसाइन, इसलिए OE की दिक् कोसाइन, तो दिक् कोसाइन हो जाएंगे A माइनस 0 x2 माइनस x1 बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और इसी प्रकार से ये बीच की दूरी हो जाएगी A स्क्वायर, A माइनस 0 का स्क्वायर तो भी A स्क्वायर होगा, फिर A स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर वो भी A स्क्वायर, और A स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर A स्क्वायर, इसलिए A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसी प्रकार y2 माइनस y1 तो A माइनस 0, और यहाँ पे भी यही होगा A स्क्वायर और A स्क्वायर। इसी प्रकार से z2 माइनस z1 अर्थात A माइनस 0 अपॉन दूरी बीच की A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होगी। तो देखिएगा इसलिए A अपॉन, यहाँ से हमने A स्क्वायर कॉमन लिया और बाहर आएगा अंडर रूट के, तो A हो जाएगा A, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 तो यह हो जाएगा √3। ऐसे यहाँ पे भी A अपॉन A √3, और यहाँ पे भी A अपॉन A √3। A से A कैंसिल हो जाएगा, ये A से A कैंसिल हो गया, इसलिए अपने पास में दिक् कोसाइन होंगे 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 और 1 अपॉन √3।
तो ये हमारे पास में ओ ई विकिरण के दिक् कोसाइन आ गए। इसी प्रकार से अपन दूसरे दिक् कोसाइन निकालते हैं, वो निकालते हैं अपन ए एफ विकिरण के दिक् कोसाइन। और इसके लिए भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ए के निर्देशांक और एफ के निर्देशांक पता होने चाहिए। अगर ये निर्देशांक हमें आता है तो फॉर्मूला से अपन सीधा इनके भी दिक् कोसाइन निकाल लेंगे। और उसके लिए हमें यहाँ पे देखिएगा निर्देशांक दिए हुए हैं, ए और एफ, ये अपने पास में ए हो गया और ये अपने पास में एफ हो गया। अर्थात ए एफ यहाँ ये 0 माइनस ए का स्क्वायर, ए माइनस 0 का स्क्वायर, इसी प्रकार ए माइनस 0 का स्क्वायर। तो और फिर बीच की दूरी, और बीच की दूरी भी अपन जानते हैं। तो बच्चों ये अपने पास में प्राप्त हो जाएंगे 0 माइनस ए का स्क्वायर, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी प्रकार से ए माइनस 0 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसी प्रकार से ए माइनस 0 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अर्थात इसको अपन सोल्व करते हैं तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 और 1 अपॉन रूट 3। ये अपने पास में प्राप्त हो गए दिक् कोसाइन ए एफ रेखा के, अर्थात विकिरण के जो घन का विकिरण है ए एफ, उसके हमने दिक् कोसाइन प्राप्त कर लिए। अब बच्चों इसी प्रकार से देखिएगा, इसी प्रकार से अब बीजी विकिरण के दिक् कोसाइन भी अपन निकाल लेते हैं। और उसके लिए हमें निर्देशांक पता होने चाहिए बी के और जी के। और उसके लिए अपन चित्र से देख लेते हैं, डायग्राम में देखिएगा। ये देखो, ये बी और ये अपने पास में जी, अर्थात बी और जी इस विकिरण के दिक् कोसाइन निकालने हैं। तो इसके लिए हमें a माइनस 0, 0 माइनस a और a माइनस 0। तो बच्चों इसको अपन सीधा ही लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 और 1 अपॉन रूट 3। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए b और g, तो यहाँ से अपने पास प्राप्त होगा a 0, 0 माइनस a, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया था। अब देखो इसी प्रकार से सी डी विकिरण के दिक् कोसाइन। तो इसके लिए हमें C और D के निर्देशांक चाहिए और उसके लिए हमें डायग्राम में जाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, ये अपने पास में C और ये अपने पास में D, ये विकिरण होगा। तो इस विकिरण C और D के निर्देशांक निकालने हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अपने पास प्राप्त हो जाएगा CD रेखा के। तो देखो यहाँ से A माइनस 0, A माइनस 0, 0 माइनस A, अर्थात इस बार दिक् कोसाइन प्राप्त होंगे। इसलिए 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 और ये माइनस का होगा 1 अपॉन रूट 3, क्योंकि यहाँ पे देखिए अपने पास C और D, तो यहाँ से हमें इसके निर्देशांक A 0 प्लस का, A 0 प्लस का, 0 माइनस A, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस रूट 3 लिया है। एक रेखा विकिरण के दिक् कोसाइनों के साथ में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा कोण बनाती है। तो देखिएगा, इसलिए प्रश्नानुसार रेखा विकिरणों के साथ कोण बनाती है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। वह रेखा के दिक् कोसाइन वो अपन शुरू में मान लिए थे, वो है LMN।
अब देखो, मान लेते हैं कि ये कोई रेखा है ए बी और ये कोई रेखा है, कौन सी वाली, विकिरण है ओ और ई, और इनके बीच का कोण है थीटा। तो दो रेखाओं के मध्य कोण और इस रेखा के दिक् अनुपात अपन दिक् कोसाइन मान लेते हैं एल एम एन, और ये विकिरण है उसके दिक् कोसाइन अपने निकाल लिए हैं 1/√3, 1/√3 और 1/√3। ये ओ ई विकिरण है और इसके हमने दिक् कोसाइन मान लिए और इसके दिक् कोसाइन हमने निकाल लिए। अब देखो, हम जानते हैं दो रेखाओं के मध्य कोण, ये अपन पढ़ चुके हैं, तो वो होता है कोस थीटा इक्वल टू दो रेखाएं जिनके दिक् अनुपात L1 M1 N1 और दूसरी के L2 M2 N2, ये होने पे उनके मध्य कोण होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन अंडर रूट में L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, उसका मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, उसका मान भी 1 हो जाएगा। तो लिखने की जरूरत नहीं है। जब दो रेखाएं दी हो और उनके दिक् कोसाइन दिए हुए हो तो ये अपन पढ़ चुके हैं कि कोस थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होता है। अब देखो, यही चीज अपन यहां अप्लाई करते हैं, तो रेखा व ओ ई विकिरण के मध्य कोण अल्फा है। यहां पे हमने थीटा लिया था जब दो रेखाएं जिनके दिक् कोसाइन ये थे, अब यहां पे अल्फा है, इनके बीच का कोण ये क्या है, अल्फा है। तो बच्चों कोस अल्फा, ये अल्फा क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए अपने अल्फा लिया, इज इक्वल टू L1 L2, तो एक के दिक् कोसाइन यहाँ पे है, एक के हमने माने हैं, तो अपन लिख सकते हैं 1/√3 L प्लस 1/√3 M प्लस 1/√3 N, L1 L2 प्लस M1 M2, और यहाँ पे एक रेखा जो विकिरण है उसके दिक् कोसाइन 1/√3 1/√3 1/√3, और दूसरी रेखा जिसके दिक् कोसाइन हमने मान लिए L M N, और इस फॉर्मूले में रख दिए तो ये अपने पास प्राप्त हो गया। इसलिए कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 अपन कॉमन ले ले तो अपने पास प्राप्त हो जाएगा L प्लस M प्लस N, इसको देते हैं समीकरण 1। और इसी प्रकार से दूसरे विकिरण के साथ में करते हैं, और दूसरा विकिरण अपन लेते हैं इस बार AF, जिसके दिक् कोसाइन हमने प्राप्त किए थे -1/√3 1/√3 और 1/√3, और एक रेखा थे, उस रेखा के दिक् अनुपात अपन माने हैं L M N, ये रेखा के दिक् अनुपात हैं, और ये विकिरण है AF, उसके दिक् कोसाइन है। अब देखिए, इसलिए कोस और इनके मध्य कोण बोला है बीटा। एक रेखा कौन सी है, ये रेखा तो AB है, और इस बार जो विकिरण है वो क्या है, मान लेते हैं ये AB है तो इसको कुछ मान लेते हैं PM, तो ये है AF। इस बार ये कोण है बीटा है, और इसके दिक् कोसाइन हमें दिए हुए हैं यहाँ पे, इसलिए कोस बीटा इक्वल टू L1 L2, अर्थात यहाँ पे देखो -1/√3 L प्लस 1/√3 M प्लस प्लस 1/√3 N, फॉर्मूला लगा दिया हमने। इसलिए कोस बीटा बराबर यहाँ से 1/√3 हमने कॉमन ले लिया, अपने पास -L प्लस M प्लस N प्राप्त हो गया, इसको देते हैं समीकरण 2। अब बच्चों इसी प्रकार से, अब आपको समझ में आ गया होगा, इसी प्रकार से अगली विकिरण है हमारे पास में BG विकिरण के साथ रेखा जो कोण बनाती है वो है गामा कोण बनाती है। और बच्चों यही फॉर्मूला लगाते हैं, इसलिए
कोस गामा इज इक्वल टू, सीधा ही लिख देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा अब की बार, 1/√3 ये हो जाएगा L माइनस एम प्लस एन, समीकरण 3। और इसी प्रकार चौथा विकिरण है अपने पास में CD विकिरण, और रेखा है, उनके मध्य कोण बन रहा है, इस बार हमने कोण लिया डेल्टा, इसलिए कोस डेल्टा इज इक्वल टू, अब बच्चों सीधा लिख देते हैं यहाँ पे भी, 1/√3 L प्लस एम माइनस एन, समीकरण 4। अब देखिएगा समीकरण 1 व 2, 3 व 4 का वर्ग करके जोड़ने पर, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा, इसलिए हमने, क्योंकि हमने प्राप्त कर लिया कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, अगर स्क्वायर करके जोड़ देते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो ये हमने समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 का वर्ग करके जोड़ दिया, तो ये अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हो गया, इज इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड को भी अपन वर्ग करके जोड़ देते हैं, तो देखिएगा 1/√3 का वर्ग करेंगे, क्योंकि चारों में है तो वो प्राप्त हो जाएगा 1/3, और इनका अपन वर्ग करेंगे तो देखो ये अपने पास L प्लस एम प्लस एन का स्क्वायर, इसी प्रकार से प्लस L प्लस माइनस L प्लस एम प्लस एन का स्क्वायर प्लस L माइनस एम प्लस एन का स्क्वायर प्लस L प्लस एम माइनस एन का स्क्वायर, ये प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया हमने, स्क्वायर किया और फिर जोड़ दिया, तो कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा, कोस स्क्वायर डेल्टा। अब राइट हैंड साइड का भी वर्ग करके जोड़ना है, तो 1/√3 1/√3 1/√3 चारों में है, तो वो तो हमने लिख दिया 1/3। अब देखो इसका हमें क्या करना है, वर्ग करना है, इसका वर्ग करना है, इसका वर्ग करना है, जोड़ दिया, तो यही हमने किया, इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया, जोड़ दिया। और बच्चों अब देखो, अब अपन जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो, जिसको अपन लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये अपन जानते हैं। तो यहाँ पे ये वही है a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपन इनको खोलते हैं। और बच्चों ये भी हम जानते हैं, क्योंकि ये भी काम आने वाला है, कि L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। एक रेखा की दिक्कोसाएं के वर्गों का योग 1 के बराबर होता है। तो बच्चों ये तो सब में आएगा L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस होगा तो भी यही आएगा, यहाँ पे माइनस होगा तभी प्लस में ही हो जाएगा, तो ये तो सब में आना, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और प्लस 2ab 2bc प्लस 2cb, ये करेंगे तो ये तो वापस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास में, और इनकी जगह अपन रख देंगे 1, तो इसलिए देखिएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 1/3, ऐसे के ऐसे है। अब यहां पे देखो, इसको अपन लिखेंगे L स्क्वायर प्लस इसके हिसाब से, तो ये तो आएगा और उसका मान 1 हो जाएगा, और बाकी ये संख्या है यहां से यहां से यहां से, ये सारे प्लस माइनस कर कट जाएंगे, तो अपने पास में केवल बचेगा L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसी प्रकार से सब में बचेगा, अर्थात अपन को इसको लिख सकते हैं सीधा ही कि यहां से 4, क्योंकि यहां एक भी इसका भी होगा, इसका भी होगा, सबका होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 के हो जाएंगे। और यहां पे अपन लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसकी जगह अपन 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये अपन जानते हैं, इसलिए कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस
कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 1 तो 4/3, और यही हमारा राइट हैंड साइड था, सिद्ध हुआ। तो ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है और कैसे उसको सोल्व करना है। अब बच्चों बात की हमने कि यदि एक क्वेश्चन में ऐसे ना होकर के ये दिया जाए और साइन स्क्वायर के रूप में दे दिया जाए, तो अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। अर्थात कोस, इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, या कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अर्थात इन सब की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख देंगे। तो देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसी प्रकार से प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3। और बच्चों या ये साइन स्क्वायर माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, इनको अपन उधर ले जाते हैं, 4/3 को इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 + 1 + 1 तो 4, प्लस ये वहाँ से आएगा तो माइनस का 4/3, और यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। और यहाँ पे अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, देखिएगा। तो ये अपने पास में 12 - 4/3 इज इक्वल टू 8/3, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये इसके साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे, कोस स्क्वायर के रूप में पूछे तो आ जाएगा 4/3, और साइन स्क्वायर के रूप में पूछे तो बचेगा 8/3। तो बच्चों कैसे भी क्वेश्चन हो, कहीं एग्जाम में हो, कंपटीशन एग्जाम में हो, या कहीं पे भी हमें देना हो, तो हमें क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है कि साइन स्क्वायर के रूप में पूछेगा तो 8/3 आएगा, और कोस स्क्वायर के रूप में पूछेगा तो वहाँ पे 4/3 आएगा। और क्यों आएगा वो हमने सिद्ध कर लिया। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण 27। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु दिए हुए हैं 1 - 1 2 से अंतर्विष्ट है, और जो समतल ये और ये में से प्रत्येक पर लंबी है। ये हमें कंडीशन दी हुई है, और यहाँ पे एक बिंदु दिया हुआ है जहाँ से होकर के वो तल गुजरता है। देखिएगा, तो पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि एक बिंदु से होकर जाने वाला समतल, वो अपन पढ़ चुके हैं, वो होता है r वेक्टर माइनस a वेक्टर अपॉन n वेक्टर इक्वल टू 0। ये सदिश रूप में है जो एक बिंदु से होकर गुजरता है। और बच्चों यही चीज को अपन कार्तीय रूप में लिखते हैं तो a x - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1 इक्वल टू 0 होता है। ये अब सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं, जहाँ पे एक बिंदु से होकर जाने वाला समतल का समीकरण हमने प्राप्त किया था। कि हमने देखा था कि ये अपने पास में एक समतल है, और यहाँ पे कोई एक बिंदु लेते हैं जिसके निर्देशांक x1 y1 z1 लेते हैं, और ये इसके लंबवत लेते हैं सदिश, अभिलंब सदिश। तो ऐसे इसका समीकरण हमने r वेक्टर माइनस a स्थिति सदिश अपॉन n वेक्टर इक्वल टू 0, ये इसका समीकरण होता है, और ये इसका कार्तीय रूप में होता है। अब बच्चों यहाँ पे बिंदु दिए हुए हैं, अर्थात a के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 1 - 1 2, 1 - 1 2 से जाने वाले समतल का समीकरण।
इसकी जगह क्या है दिया हुआ है 1 - 1 और 2, अर्थात यहाँ पे देखो a x - 1 प्लस b y की जगह रखना है y1 की जगह -1, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस का 1 प्लस c z - 2 इक्वल टू 0। तो इस बिंदु से होकर जाने वाला समतल का समीकरण हमने प्राप्त कर लिया। इसको देते हैं समीकरण 1। अब आगे पढ़ते हैं। आगे हमें दिया हुआ है कि जो समतल जो गुजरी इस बिंदु से जाएगा वो समतल हमने प्राप्त कर लिया समीकरण 1। वो समीकरण 1 का समतल इस समतल और इस समतल दोनों से प्रत्येक पर लंब है, दोनों से अलग अलग लंब है, ये दिया है प्रत्येक पर लंब है। और दो समीकरण लंब होते हैं वो अपन जानते हैं, तो देखिएगा दो समतल लंब होते हैं यदि, देखिएगा ये अपन जानते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है, तब ये दोनों समतल एक दूसरे के लंब होते हैं। ये अपन अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। जहाँ पे a1 b1 c1 पहले वाले समतल के दिक् अनुपात हैं, वो एक्चुअल में है किसके हैं, उसके अभिलंब सदिश के दिक् अनुपात हैं। और a2 b2 c2 दूसरे वाले समतल के दिक् अनुपात है, अर्थात उसके अभिलंब जो सदिश है उसके दिक् अनुपात है। तो देखिएगा अब हमारे पास में दिया हुआ है समीकरण 1, वह समतल क्वेश्चन में हमें दिया हुआ दूसरा समतल, ये हमें दिया है 2x + 3y - 2z इक्वल टू 5। 2x + 3y - 2z इक्वल टू 5 परस्पर लंब है। अर्थात ये वाली कंडीशन से अपन लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे भी दो समतल परस्पर लंब हैं, इसलिए अपन उनके दिक् अनुपातों को इस रूप में लिखा था। तो यहां पे एक सदिश समीकरण ये है समतल और दूसरा समतल ये है, ये भी एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। अर्थात यहां पे देखो यहां से और यहां से तो लिखेंगे 2a प्लस देखो b1 b2, तो यहां पे तो b1 हो जाएगा अपने पास में b, तो ये b, और b2 है अपने पास में 3, तो यहां लिखेंगे 3। अब यहां पे देखो प्लस c1 c2, तो यहां पे c1 है अपने पास में c और c2 है -2, तो यहां लिखेंगे -2c = 0। ये समीकरण 2 हो गया। और बच्चों इसी प्रकार से समीकरण 1 वह समतल, दूसरा समतल वो भी हमें दिया हुआ है। दूसरा समतल देख लेते हैं, x + 2y - 3z इक्वल टू 8। x + 2y - 3z इक्वल टू 8 भी परस्पर लंबवत है। लंबवत है, और लंबवत होने के लिए इस शर्त से देखिएगा a1, तो यहां पे देखो समीकरण 1, ये रहा समीकरण 1 है अपने पास में, तो समीकरण 1 में a1 है a, तो ये लिखा a, और इसमें देखो 1 है यहाँ पे, तो ये लिखा a रहेगा, तो यह लिखो 1a प्लस यहाँ पे देखो b और यहाँ पे 2, तो लिखेंगे 2b। यहाँ पे देखिए c और -3, तो यहाँ लिखेंगे -3c इक्वल टू 0। इसको देते हैं समीकरण 3। अब देखो समीकरण 2 और 3 से, तो समीकरण 3 को 2 से गुणा करके समीकरण 1 में अपन घटा देते हैं। तो पहले समीकरण 3 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, इसलिए देखिएगा 2a + 3b - 2c इक्वल टू 0, और इसको अपन 2 से गुणा करते हैं, तो 2a यहाँ पे देखो प्लस 4b, और यहाँ पे 2 से किया तो 6c इक्वल टू 0। अब इसको अपन घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल, तो -b, अब यहाँ पे देखो ये प्लस का हो गया, तो यहाँ प्राप्त होगा प्लस का 4c इक्वल टू 0।
तो यहाँ से अपने पास प्राप्त हो गया b इक्वल टू 4c। ये b का मान अपन समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा a का मान भी, इसलिए 2a प्लस, अब यहाँ पे रखेंगे b की जगह 4c, अर्थात हो जाएगा 12c माइनस 2c इक्वल टू 0। समीकरण 2 में रखा ये मान, b का मान, इसलिए 2a प्लस 10c इक्वल टू 0, और यहां से हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा 2a इक्वल टू माइनस 10c या a इक्वल टू माइनस 5c। तो हमारे पास में a इक्वल टू माइनस 5c भी प्राप्त हो गया। ये हमने मान निकालिए a और b के, और ये मान अपन रख देते हैं समीकरण 1 में। देखिएगा समीकरण 1 में a व b का मान रखने पर अब देखिएगा, पहले अपन देखते हैं समीकरण 1, और समीकरण 1 हमने प्राप्त किया था यहाँ पे, जो एक बिंदु से होकर जाता है ax माइनस 1। तो लिखते हैं यहाँ पे ax माइनस 1 प्लस b y प्लस 1 प्लस c z माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमने समीकरण 1 रख लिया। अब बच्चों समीकरण 1 में हम a और b का मान रख देते हैं यहाँ से। ये हमने प्राप्त कर लिया, a का मान और b का मान, ये मान अपन रख देते हैं। तो देखिए a का मान अपन रखते हैं यहाँ से, ये रहा माइनस 5c, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 5c, ये x माइनस 1, प्लस b की जगह रखा हमने 4c, ये है 4c, तो यहाँ लिख दिया 4c y प्लस 1, प्लस यहाँ पे देखिएगा ये अपने पास c है, तो c को ऐसे कैसे रख देते हैं c, और ये हो जाएगा z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो c यहाँ से कॉमन ले लेते हैं सभी से, और अपन उसको राइट साइड में भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के उसमें डिवाइड में हो जाएगा तो 0 प्राप्त हो जाएगा। तो अपन इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं माइनस 5x माइनस 1 प्लस 4y प्लस 1 प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 0 अपॉन c होगा, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 ही प्राप्त हो जाएगा। या अपन इस लिख सकते हैं, अभी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस 5x प्लस 5, अब यहाँ पे देखो प्लस 4y प्लस 4, और यहाँ पे देखो प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। या अपन लिख सकते हैं इसको माइनस 5x प्लस 4y प्लस z। अब यहाँ देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, और ये माइनस का है, तो प्लस के 9 और यहाँ पे हो जाएंगे माइनस के 2, तो अपने पास हो जाएंगे प्लस का 7 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दें तो अपने पास प्राप्त हो जाएगा 5x माइनस 4y माइनस z, और यहाँ पे माइनस से भी करेंगे तो ये माइनस का 7 बराबर कर देंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, और ये ही उस समतल का समीकरण है और हमारा आंसर है। तो बच्चों इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक बिंदु हमें दिया हुआ है 1 माइनस 1 2 से जाने वाला समतल का समीकरण, तो पहले हमें उस बिंदु से होकर जाने वाला समतल का समीकरण प्राप्त किया। फिर हमें दिया हुआ है कि ये जो प्राप्त होने वाला समीकरण है इससे और इस समतल दोनों पे क्या है, लंब है, और लंब होने की कंडीशन को हमने फुलफिल कर दिया, अर्थात a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 के बराबर होता है। इस समतल का, इस समतल का, इस समतल का, इस समतल का, ये हमने कंडीशन फुलफिल कर दी। तो हमारे पास में a b c के मान प्राप्त हो गए। वो मान वापस अपन उसमें जो समीकरण प्राप्त किया था समतल का, एक बिंदु से होकर जाने वाला समतल, वहाँ पे हमने रख दिया, तो हमें उस समतल का समीकरण प्राप्त हो गया बच्चों। तो ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण 28। बिंदु P से बिंदु 1 A दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और C, अर्थात A B C 3 बिंदु हैं, द्वारा निर्धारित समतल की दूरी ज्ञात करनी है। तो बच्चों यहाँ पे 2 चीज़ें हैं।
दो चीज़ क्या है, एक हमें दिया हुआ है समतल, और समतल के ऊपर हमें दिया हुआ है तीन बिंदु, ये मान लेते हैं ए बिंदु, और यहाँ पे मान लेते हैं बी बिंदु, और यहाँ पे मान लेते हैं सी बिंदु, और एक बिंदु और है पी यहाँ पे समतल के बाहर 659। इस बिंदु से इस समतल की दूरी हमें निकालनी है, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और बच्चों एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तीन असंरेख बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो पहले तो हमें इस समतल का समीकरण ज्ञात करेंगे, फिर समतल के समीकरण ज्ञात करने पे इस बिंदु से इसकी लंबिक दूरी निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हमें क्या करना है कि तीन असंरेख बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण प्राप्त करना है, वो अपन जानते हैं। तीन असंरेख बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, समतल का समीकरण। बच्चों समीकरण हमें आना चाहिए, वो होता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए स्थिति सदिश डॉट बी स्थिति सदिश माइनस ए स्थिति सदिश क्रॉस सी स्थिति सदिश माइनस ए स्थिति सदिश, ये होता है इज इक्वल टू 0। तीन अलग अलग बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ये उसका सदिश रूप है। और इसको अपन कार्तीय रूप में लिखते हैं तो अपने पास प्राप्त होता है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, इसी प्रकार से x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, इसी प्रकार से x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये कार्तीय रूप में है और ये सदिश रूप में है। ये हमें आने चाहिए तभी तो अपन क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। और ये कैसे आते हैं वो भी अपन बात कर चुके हैं, जब यहाँ पे तीन असंरेख बिंदु से होकर जाने वाले समतल के समीकरण पढ़ रहे थे, वहां पे अपन इनको अच्छी तरह से डिराइव किया है। अब देखो, अब हमारे पास में इसकी सहायता से अपन तीन असंरेख से होकर जाने वाले समतल का समीकरण बात कर लेते हैं, वो समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिएगा, अपन समतल का समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। समतल का समीकरण x माइनस x1, अब देखो बिंदु यहां पे हमें दिए हुए हैं, ये अपने पास में x1 y1 z1 एक बिंदु, इसी प्रकार ये x2 y2 z2, और इसी प्रकार x3 y3 और ये z3। ये तीन असंरेख बिंदु हैं जहां से होकर समतल गुजरता है, उसके लिए ये समीकरण है। तो इस समीकरण में अपन यहाँ पे रख देंगे। तो देखो x माइनस x1, तो x1 है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, y माइनस y1, और y1 है -1, तो यहाँ +1 का हो जाएगा। z माइनस z1, और z1 है अपने पास 2, तो यहाँ लिखेंगे z माइनस 2। अब देखो x2 माइनस x1, तो x2 यहाँ पे x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 3, तो यहां लिखेंगे 5 माइनस 3। इसी प्रकार से y2 माइनस y1, तो यहां से देखो y2 माइनस y1, तो 2 माइनस माइनस +1, तो यहां लिखेंगे 2 + 1, ये 2 और ये माइनस माइनस +1। अभी z2 माइनस z1, तो 4 माइनस 2, तो यहां लिखेंगे 4 माइनस 2। इसी प्रकार x3 माइनस x1, तो ये अपने पास में x3, ये माइनस x1, तो -1 -3, तो यहां लिखेंगे -1 -3। y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1, तो ये माइनस और ये प्लस का हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे -1 +1। z3 माइनस z1, तो 6 माइनस 2, तो यहां लिखा 6 माइनस 2। तो ये तीन बिंदु से होकर जाने वाला समतल का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। और इसको अपन सोल्व करना आता है, तो देखिएगा
x माइनस 3 y प्लस 1 z माइनस 2 2 3 2 माइनस 4 0 और यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 0। इसको अपन सोल्व करते हैं तो देखिएगा x माइनस 3, इसको छोड़ेंगे तो ये 12 माइनस 0 तो 12 लिख देंगे, माइनस y प्लस 1 और यहाँ पे इसको छोड़ना है तो ये देखो 8 माइनस 8 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 प्लस z माइनस 2 यहाँ पे देखो इसको छोड़ देंगे तो 0 और ये माइनस माइनस प्लस के 12 तो यहाँ लिखेंगे 12 इज इक्वल टू 0। और अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं तो देखिएगा 12x माइनस 36 यहाँ पे देखते हैं, पहले ये 16 हो जाएगा तो माइनस 16y और यहाँ से भी माइनस 16, माइनस से मल्टीप्लाई किया और इससे मल्टीप्लाई किया तो 16y और माइनस 16, यहाँ पे 12 है तो देखो प्लस 12z माइनस 24 इज इक्वल टू 0। या अपन लिख सकते हैं इसको 12x माइनस 16y प्लस 12z माइनस 36 16 और यहाँ पे 24 तो देखो 24 प्लस 16 तो ये हो जाएगा 40 और 40 प्लस 36 तो ये हो जाएगा माइनस 76 इक्वल टू 0। या अपन यहाँ पे 3 4 कॉमन ले लें तो देखो 3x माइनस 4y प्लस 3z माइनस यहाँ पे भी 4 का भाग दे देंगे तो ये अपने पास में 4 एकम 4 तो अपने पास बचेगा 3 36 तो 19 अपने पास 9 चौक 36 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास में प्राप्त हो गया एक समतल का समीकरण जो 3 असंरेख बिंदु से होकर जाने वाला समतल का समीकरण है। अब देखो बच्चों, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अब ये हमने समतल का समीकरण प्राप्त कर लिया। अब इस बिंदु से यहाँ की दूरी अर्थात एक बिंदु से एक समतल के बीच की दूरी वो अपन जानते हैं। बिंदु P हमारे पास दिया है 6 5 9 से समतल 3x माइनस 4y प्लस 3z माइनस 19 बराबर 0 की दूरी। बच्चों ये अपन जानते हैं अच्छी तरह से, जो फॉर्मूला होता है वो होता है d इज इक्वल टू a वेक्टर स्थिति सदिश डॉट n वेक्टर माइनस d अपॉन n वेक्टर का परिमाण। ये इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला है, सदिश रूप में है। या अपन इसको लिख सकते हैं a1x, या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मोड। ये प्राप्त हो गया किस रूप में? कार्तीय रूप में, और ये सदिश रूप में। अब हमारे पास में समतल दिया हुआ है ये रहा। और बच्चों यहाँ पे देखो ये समतल दिया हुआ है और अपन ये बिंदु भी दिए हुए हैं, ये बिंदु दिया हुआ है। अर्थात देखिए, इसलिए a अपने पास में है 3 तो 3 इंटू x1 बिंदु दिया है अपने पास 6 तो यहाँ लिखेंगे 6 प्लस b अपने पास में है -4 इंटू बिंदु दिया हुआ है 5 तो यहाँ लिख देंगे 5 प्लस c अपने पास में 3 और z1 बिंदु दिया हुआ है 9 तो यहाँ लिखेंगे इंटू 9 और -19 अपॉन यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर का अंडर रूट लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर भी ये 9 प्राप्त होगा। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू रख दी तो ये प्राप्त हो जाएगी इस बिंदु से इस समतल के बीच की लंबिक दूरी।
अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, देखिएगा। तो 6 18 18, यहाँ पे देखो -20, यहाँ पे प्लस 9 27 -19 अपॉन, यहाँ पे देखो अब 18 हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 34 का अंडर रूट। या अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे -2 हो जाएंगे और यहाँ पे अपने पास में -2 और ये -19, तो यहाँ से 21 हो गया माइनस के, और ये प्राप्त होगा 7 है, तो यहाँ से हो जाएगा 6 अपॉन रूट 34। तो देखो अपन इसको लिख सकते हैं 6 बटे रूट 34, रूट 34 से ही गुणा कर देते हैं, रूट 34 से ही भाग दे देते हैं, ये भी आंसर है। पर और लेने चाहें तो अपन रूट 34 से गुणा, रूट 34 से ही भाग। अब देखो तो 6 इंटू रूट 34, और यहाँ से 34 का रूट हो जाएगा तो रूट हट जाएगा तो 34, तो ये 2 से काट देंगे तो ये 3 और यहाँ पे 17। तो जो दूरी हो जाएगी इस बिंदु और समतल के बीच की दूरी वो हो जाएगी 3 रूट 34 अपॉन 17, और यही हमारा आंसर है बच्चों। तो बच्चों ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, बशर्त हमें समतल का समीकरण जो 3 असंरेख बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण पता होना चाहिए, और एक बिंदु जो समतल से उस बिंदु की दूरी निकालनी है, उस बिंदु से बीच की दूरी निकालते हैं, वो भी फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो समतल से निकाल लिया समतल का समीकरण, फिर हमने दूसरे फॉर्मूले में वैल्यू रख दी तो हमें प्राप्त हो गया बीच की दूरी, अर्थात उस बिंदु और समतल के बीच की लंबिक दूरी, ये हमने प्राप्त कर लिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 11 विविध प्रश्नावली के उदाहरण संख्या 26 से लेकर के उदाहरण संख्या 28 तक के उदाहरणों को हल करना सीखा है। बच्चों ने सेशन में हम विविध प्रश्नावली के 2 उदाहरण और बचे हुए हैं, उनको अपन हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।